पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं सौम्य बैरागी की सस्पेंस भरी कहानी द अननोन कॉलर, मेरे यानी अद्वैत के साथ। मगर सर, अगर दर्दनाक मौत देनी होती तो वह इसे खंजर से या फिर किसी हथियार से भी मार सकता था, यूं लाकर पानी में नहीं फेंकता। केलकर के मन में इस समय कई सारे प्रश्न आ रहे थे और उससे भी ज्यादा प्रश्न मेरे मन में पनप रहे थे, लेकिन मैं किसी को भी कुछ नहीं कह सकता था। मुझे इस बात का डर था कि कहीं कोई मुझसे ये ना पूछ ले कि मुझे इस लाश के बारे में कैसे और कब पता लगा। केलकर के सवाल का जवाब देते हुए मैंने कहा, हो भी सकता है जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती हमें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। तुम जाकर आसपास की जगह पर पता करो, शायद किसी ने इसको यहाँ पर लाते हुए देखा हो। लाश को फॉरेंसिक टीम के हवाले करते हुए मैं मंडलोई के साथ फिर आसपास की जगह का मुआयना करने लग गया। मंडलोई केलकर के आने के थोड़ी देर बाद ही आ गया था। सब लोगों से मैंने बहुत से राज छिपा रखे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो आज की ही थी। मुझे लाश की तलाशी लेते वक्त उसकी जेब से एक चिट्ठी मिली थी जो उसी छोटे से लाल बक्से में बंद थी। मैंने थोड़ा दूर जाकर उस चिट्ठी को पढ़ा। उस चिट्ठी में फिर से वही शब्द लिखा था, द साइलेंट किलर। यह पढ़कर मेरे दिमाग में एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि कल रात को आया हुआ कॉल उसी लड़के का था। लेकिन मन में एक प्रश्न यह भी उठ रहा था कि उस लड़के की आवाज बदली हुई सी क्यों लग रही थी। शायद हो सकता है कि मैं नींद में था, इसलिए ऐसा लगा हो। मैंने देर न करते हुए तुरंत कल रात को आए हुए कॉल को ट्रेस करने के लिए कहा। मैं अपने थाने की तरफ जा रहा था। रास्ते भर मेरे दिमाग में हलचल मची हुई थी। मेरे मन के सवाल बार बार मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अभी तक उसे पकड़ क्यों नहीं पाया। आखिर वह चाहता क्या है? वह है कौन? कोई पुराना अपराधी है या फिर कुछ काम धंधा नहीं मिला तो कत्ल करने के लिए निकल गया? मंडलोई, जो कि मेरे साथ थाने जाने के लिए मेरी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, उसने कहा, सर। हाँ। अपनी गहरी सोच से बाहर आकर मैंने उसे जवाब दिया, कहाँ खो गए थे सर? मंडलोई ने मेरी तरफ अपनी नजरें कर पूछा और फिर अपनी नजर सामने कर ली। कुछ नहीं, बस एक सवाल ने दिमाग को सुन्न कर दिया। कैसा सवाल सर? यही कि उस लाश को पानी में फेंकने के पीछे क्या मकसद रहा होगा, और वह भी पत्थर से बांध कर फेंकने का। तब उसने कहा, मुझे लगता है कि कातिल ने कत्ल करने के बाद हुई घबराहट में उसे तालाब में फेंक दिया होगा। उसकी बात पर थोड़ा रुककर मैंने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों सर? मंडलोई ने चौंकते हुए कहा। शायद वह मेरे इस जवाब से सहमत नहीं था, लेकिन मेरे जवाब देने के पीछे एक कारण था। मैं सोच रहा था कि अगर कातिल कोई और होता तो शायद मेरी सोच मंडलोई से मिलती, मगर यहाँ कातिल को मैं जानता था, इसलिए मेरी नजरों में इस केस का अलग ही मोड़ दिख रहा था। अब मैंने सोचा कि मंडलोई कोई और सवाल से मेरे दिमाग पर वार करे, उससे पहले मैं उसे थोड़ा सा सच बता देता हूँ। तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें हैरानी में डालने वाला है। आपकी यह बात मेरी समझ नहीं आई सर, मंडलोई ने फिर पूछा। मंडलोई के सवाल करते ही मैंने उसे कल रात से घटी अभी तक की सारी घटना बता दी। वह हैरान रह गया था कि मुझसे ऐसी गलती कैसे हुई। मंडलोई मेरे ज्यादा करीब था, इसलिए मैंने उसे ये बात बताई और यह बात गुप्त रखने के लिए भी कहा। हम थाने पहुंच चुके थे। मैं सीधे अपने केबिन में गया और वहां जाते ही अपनी कुर्सी पर बैठकर इंतजार करने लगा। मुझे सिर्फ दो ही चीजों का इंतजार था, एक तो उस लाश की ऑटोप्सी रिपोर्ट का और दूसरा उस किलर के फोन का। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने में समय लगने वाला था, इसलिए मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे मोबाइल पर था। मेरी नजर बार बार मोबाइल की तरफ ही जा रही थी। मेरा सब्र टूटा, लेकिन मेरे फोन की घंटी ने बजना शुरू किया। मैंने तुरंत मोबाइल हाथ में लिया। एक नए अनजान नंबर के साथ आते हुए कॉल को देखकर मैं समझ चुका था कि यह उसी किलर का फोन है। कुछ अंतर था तो सिर्फ इस बात का कि इस बार नंबर कुछ अलग सा लग रहा था। मैंने कॉल उठाया और बिना हेलो बोले सीधे सीधे उससे कहा, तेरे ही कॉल का इंतजार कर रहा था। इतनी देर कर दी? कहीं मर तो नहीं गया था ना? तब सामने से जवाब आया, ऐसे कैसे सर, अभी तो आपके साथ लंबा खेल खेलना बाकी है। अभी बहुत से लोग हैं जिनको स्वर्ग भेजना है, और उसके बाद में आपको भी तो। उसके इतना कहते ही मैंने उसे आगे बोलने ही नहीं दिया
और उसे फिर गाली देते हुए कहने लगा, अबे हरामी, तू जमीन से उगा है नहीं और मुझे मारने निकल पड़ा। तू तेरी मौत को खुद न्योता दे रहा है और इसमें मैं क्या करूं? तुझे तो ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी मौत पर भी तेरी सांसें तुझे कहेंगी कि गलत आदमी के गले लग गया। वो तो देखा जाएगा सर, ये बताओ क्या आप खेल खेलने के लिए तैयार हो? उसकी आवाज फिर से एक चुनौती दे रही थी। कैसा खेल? उसने कल भी खेल का नाम लिया था, मगर मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कौन सा खेल, कैसा खेल। क्या वो कोई नई मुसीबत देना चाहता है मुझे, या फिर नई चुनौती? उस एक ही पल में मेरे मन में यह सवाल आ गए। पूछने से पहले एक बार सोच तो लो सर, ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं है। सारा खेल मौत का है, मौत का। मन तो कर रहा था कि फोन में घुसकर उसे गोली मार दूं, लेकिन फिर अपने आप को थोड़ा शांत करते हुए मैंने उससे पूछा, मतलब तेरे कहने का क्या मतलब क्या है, ये बता। मतलब अगर आप हारे तो आपकी मौत, और अगर मैं हारा तो मेरी जिंदगी आपके श्री चरणों में अर्पित। लेकिन अगर आप हारे तो एक और शर्त है कि कौन मरेगा इसका निर्णय मेरा होगा। वह मुझे खुली चुनौती दे रहा था। उसकी चुनौती को स्वीकारते हुए मैंने उससे कहा, ठीक है, यह खेल अब लंबा ही खेलेंगे। तुझे तड़पा तड़पा कर मारने में जो मजा आने वाला है वो सीधे गोली मारने में कहाँ आएगा। आप भी कमाल करते हो सर, आपने पहले खेल के नियम सुने ही नहीं और मुझे मारने की बात करने लग गए। भौंक बेटा भौंक। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि वो इतना हंसता क्यों है। फिर वह मुझसे कहने लगा, मैंने सुना है आपने बचपन में बहुत पहेलियां बुझाई हैं। उसी को ध्यान में रखकर मैंने अपने खेल की शुरुआत एक पहेली से की है। कैसी पहेली? उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी और मैंने उसे अपना सवाल पूछ लिया। कोई और होता तो मेरी इस हरकत पर भड़क जाता, मगर वह हंसकर मुझे कहने लगा, आपको इतनी जल्दी क्या है सर? मेरी पुरानी बात तो खत्म हो जाने देते। अब आपकी इजाजत हो तो मैं आगे की बात कहूँ। मैंने बिना बहस किए सीधे मुद्दे की बात बोलने को कहा। हाँ बोल। तो दोस्तों, कहानी यूं ही जारी रहेगी, लेकिन इसके नए मोड़ को जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।